Hello, ma'am. I welcome you on behalf of all the students and colleagues. Thank you very much for joining with us. Guys, मैम का इंट्रोडक्शन। मैम ने ग्रेजुएशन किया जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से 2015 में एंड शी कंप्लीटेड सीएस इन 2014। कंपनी सेक्रेटरी किया है उन्होंने और उन्होंने 2 साल टैक्सेशन में प्रैक्टिस भी करा है एंड उन्होंने अपना जो आरजेएस क्वालिफाई किया है वो सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था विद 44th रैंक इन 2019। तो मैम क्योंकि ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था तो ऑब्वियसली एक बार नहीं हो पाया आपका, तो आपका जो स्ट्रगल था या जो भी आपने अपने आप को बूस्ट किया जैसे भी, तो उसकी जो आपकी सक्सेस स्टोरी है वो जानना चाहेंगे कि कैसे आप फोकस्ड रही और कैसे आपने अपना जो होता है ना टारगेट, उससे आप डेविएट नहीं हुई और आपने अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखा एंड आपने कहा कि मुझे तो करना ही करना है। एंड प्रायोरिटी इज कि आप जब ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, टैक्सेशन लॉ में आप थे, तो क्या ऐसा हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि आपने अपना माइंड चेंज किया कि आपको जुडिशरी में जाना है? हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? मेरा जो जैसे स्टार्टिंग मेरा हुआ था साइंस बैकग्राउंड से, उसके बाद मैंने जब सीएस किया तो मेरा तो सबसे पहले टारगेट तो यही था कि मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। बट जैसे जैसे सीएस किया तो मेरा सीएस में जो क्योंकि मोस्टली सब्जेक्ट्स लॉ के होते हैं, तो मेरा लॉ में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। तो साइमल्टेनियसली मुझे ये लगा कि आई शुड ज्वाइन लॉ स्ट्रीम, तो मैंने लॉ स्ट्रीम को ज्वाइन किया। एंड जब मैंने फाइनल ईयर में थी मैं, तो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, जो कि टैक्स का ऑफिस था। माय बॉस वाज प्रैक्टिसिंग टैक्स, तो उस टाइम मैंने ज्वाइन किया एंड आफ्टर दैट आल्सो मैं कंटिन्यू रही आफ्टर माय ग्रेजुएशन। तो फिर उस टाइम मुझे लगा कि अब क्योंकि यहाँ पे जब मैं डाइवर्ट हुई तो मुझे लगा क्यों ना मुझे अब जुडिशरी के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट लॉ में हो गया था कि मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर का जो टारगेट था उससे मैं डेविएट हो चुकी थी, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया था इस साइड। तो मैंने अपना लॉ स्ट्रीम को ही आगे कंटिन्यू करना मैंने थिंक किया कि मुझे इसी को आगे परस्यू करना है। एंड मैंने फिर बाद में जुडिशरी के लिए टारगेट किया, क्योंकि फील्ड में आने के बाद पता लगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। तो मैंने जुडिशरी के लिए टारगेट सेट किया कि आई हैव टू डू इट एंड आई हैव टू अचीव दिस गोल। So I started my preparation in 2016. I was graduated in 2015, law graduate. Then I started in 2016 my preparation of RJS. And the preparation start किया तो मैंने first attempt जब दिया था तो I was just confined to barracks, मेरा इतना concepts clear नहीं थे, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में, सक्सीड नहीं हो पाई। तो फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई किया, क्योंकि मैंने अपने ड्रॉबैक्स निकाले कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की थी, मुझे अब क्या क्या पढ़ना चाहिए। मैंने अपना पूरा एनालिसिस किया कि मेरे को क्या पढ़ना चाहिए था और मैंने क्या मिस किया, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए था, कौन से सब्जेक्ट को मैंने नहीं दिया, कहीं मैंने माइनर एक्ट्स को फोकस नहीं किया या मैंने कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस नहीं लिया। तो वो चीज मैंने उस टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा लूप होल रहा था कि ये सब मैं नहीं कर पाई थी। मे बी मेरे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट था एंड जो भी है, बट फर्स्ट टाइम में इतना नहीं हो पाया था, तो मैंने सेकेंड टाइम पे उस पर पूरा फोकस करके और मैंने सेकेंड टाइम पूरा अपना बेस्ट देने की कोशिश की, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई सक्सीडेड इन दिस अटेम्प्ट। तो मैम जो आप बता रहे हो जिस हिसाब से कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सीड नहीं कर पाए तो सेकंड में आपने अपना 100% दिया, तो उस सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो भी आपने अपने फेलियर से सीखा या जो भी आपने अपने लूप होल्स कवर करे, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि आप इतने ज्यादा फोकस थे कि नहीं मेरा होगा इस बार? जो डेडिकेशन था, लाइक टाइम मैनेजमेंट होता है, प्लस सेल्फ डिसिप्लिन होता है, रूटीन बनाना पड़ता है एक, और उसके बाद अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज भी चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम जब समझ जाते हैं कि एक जगह पे हम गलती कर रहे हैं तो हम गलतियों से सीख लेते हैं। तो जब हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी, तो क्योंकि वो आपकी सक्सेस है सेकंड अटेम्प्ट, तो उस सक्सेस के पीछे की क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैं, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बैरक्स तक रही थी, तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ये किया था कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन था उसी को की रही थी एंड जो मेरा वीक पोर्शन है उस पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था।
बट सेकेंड अटेम्प्ट जब आया तो मैंने ये देखा कि जो मेरा पहले वीक पोर्शन है मैं उसको कवर अप करूं, उसको अच्छे से डिटेल में पढूं, ताकि मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन तो ऑलरेडी अच्छा है बट मेरा वीक पोर्शन भी अच्छा होना चाहिए। तो एक बैलेंसिंग स्टडी जो मेरी पहले नहीं हुआ करती थी, वो बैलेंसिंग स्टडी मेरी होने लगी। टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो मेरा बिल्कुल सही है कि टाइम मैनेजमेंट मैंने किया। इतना टाइम मुझे क्रिमिनल पोर्शन में देना है, इतना टाइम सिविल में देना है, और इतना टाइम अदर माइनर एक्ट्स दूसरे जो है उनको करना है। दिस मच ऑफ टाइम शुड आई शुड गिव टू ग्रामर पोर्शन, एंड दिस मच ऑफ टाइम आई शुड गिव टू essay एंड जजमेंट राइटिंग पोर्शन। पहला दूसरा लूप होल मेरा ये था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था, तो मेरा फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था कि मैंने जस्ट प्री के टाइम पे प्री के अकॉर्डिंग तैयारी किया, एंड सेकेंड टाइम जब मेंस किया तो उस टाइम प्री के रिजल्ट आने के बाद मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की थी। बट इस बार मैंने जब स्टार्टिंग जो किया था वही मैंने डीप स्टडी करना स्टार्ट किया कि मैं जैसा कि प्री नहीं मेंस दे रही हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट रहा। मैंने साथ में जजमेंट राइटिंग पहले मैंने सिर्फ पढ़ा करती थी, सेकेंड टाइम पे मैंने उसको नोट डाउन करना स्टार्ट किया। मैंने हर रोज का मैंने हाफ एन आवर निकाल रखा था कि मुझे जजमेंट राइटिंग लिखना है। तो मैं कोई भी क्वेश्चन निकालती थी, चाहे नेट से हो चाहे बुक से हो, और उस क्वेश्चन को मैं जजमेंट राइटिंग की तरह लिखती थी। तो काफी सारे ऐसे और भी कई स्ट्रैटेजीज हैं, तो मैंने उनको डेवलप किया। जैसे ज्यादा पहले इतना शायद अपडेटेड नहीं रहती थी, तो बाद में अपडेट रहना मैंने ज्यादा स्टार्ट किया कि क्योंकि आजकल जो भी पेपर है उसमें अकॉर्डिंगली आप अमेंडमेंट ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप जो है पुराने को स्टिक करके नहीं रह सकते। तो मैंने थोड़ा उस साइड भी फोकस किया, मैं पैनिक नहीं हुई, और मैंने ज्यादा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये भी किया था कि मैं ओवरबर्डन हो चुकी थी। जब मैं मेंस लिख रही थी मैं बहुत ओवरबर्डन थी, तो इस टाइम मैंने वो ओवरबर्डन नहीं लिया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग प्री से ही डीप स्टडी करना शुरू किया था, जबकि मैंने फर्स्ट टाइम में डीप स्टडी प्री से नहीं किया था, मेन से स्टार्ट किया था। तो ये भी रहा था, ओवरबर्डन नहीं होना, पैनिक नहीं होना, कूल रही थी, और अच्छे से डीप स्टडी करते हुए मैंने सेकेंड टाइम किया था फर्स्टली। और ये भी हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरी कंटिन्यूटी बीच में ब्रेक हो गई थी, जो सेकेंड टाइम मैंने ये नहीं किया। सेकेंड टाइम में मैंने प्री के बाद भी कंटिन्यू में मैं सेकेंड अटेम्प्ट में सॉरी मेंस के लिए मैं कंटिन्यू प्रिपेयर करती रही थी। तो ऐसी कई सारी चीजें थी जिसके कारण मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से मैंने प्रिपरेशन करके और एग्जाम में अपियर हुई थी। तो मैम जो आपने अपनी कंटिन्यूटी कंटिन्यू रखी या जो आपने प्रिपरेशन करी, तो उसके पीछे जो आपने तैयारी करी वो कैसी थी? मतलब नोट्स आपने हैंड रिटन बनाए या किसी कोचिंग की हेल्प ली या टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करी आपने? कौन से बुक्स रेफर करे आपने? अपने कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करे आपने? वो थोड़ा सा बताइए प्लीज। सेकेंड टाइम में जैसे ये है कि मैंने बुक्स गाइड्स पढ़ी थी, मैंने नोट्स बनाए थे। हालांकि मैंने ज्यादा नोट्स डीपली नहीं बनाए थे, जैसे कि हर सब्जेक्ट का मुझे नोट्स बनाना है, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते थे उनके मैंने नोट्स जरूर अपने पास बना के रखे थे, ताकि जब भी मुझे प्रिपरेशन करने पड़े मैं सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स को ध्यान रखूं और मुझे जो सारी पिक्चर रिकॉल हो जाए। तो मेरा नोट्स का ये था। मैंने ज्यादा से ज्यादा गाइड्स पढ़ी और ज्यादा से ज्यादा जो रिलेवेंट जजमेंट्स हैं उनको देखा, उससे मेरे को बहुत हेल्प मिला कि मुझे मेरे कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर करना है। तो ये मेरे को ज्यादा हेल्प रहा था, बुक्स पढ़ना एंड जजमेंट्स पढ़ना। तो इनको मैंने बैलेंसिंग करते हुए पढ़ा था। मैम जजमेंट राइटिंग जो आपने सीखी वो कैसे करी आपने? मतलब किसी कोचिंग की हेल्प से करी थी या आपने सेल्फ स्टडी करके उस चीज को किया? क्योंकि ज्यादातर बच्चे मेंस में जैसे स्कोरिंग होता है जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, तो वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है मे बी, या ये कह लीजिए कि क्योंकि आपने प्रैक्टिस करा था तो आपको उसका 2 साल का बेनिफिट मिला था। या मे भी मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे को प्रैक्टिस का जरूर बेनिफिट मिला था, क्योंकि प्रैक्टिस में भी मैंने ज्यादातर बैक ऑफिस ऑपरेशंस में काम किया था। तो मेरा को ड्राफ्टिंग पोर्शन और उसमें जरूर हेल्प मिला था। मुझे थोड़ा वोकैब आती थी लॉ की जो होती है, तो मुझे लीगल वर्ड्स थोड़े आते थे, तो वो मुझे मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहा। हाँ, मैंने बुक्स रेफर की, और मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे जजमेंट्स लाके दिए थे, जो उनकी कॉपीज हैं, तो उससे भी मुझे काफी बेनिफिट मिला। तो जैसे बुक्स मैंने पढ़ी थी, तो मेरे पास मैंने जबलपुर पब्लिकेशंस की एक बुक थी, उससे मुझे काफी बेनिफिट मिला, क्योंकि उसमें बहुत डीपली बता रखा है कि जजमेंट राइटिंग कैसे लिखना होता है। एक एक फैक्ट्स को डील करते हुए आप लास्ट में कंक्लूजन तक कैसे पहुंचोगे, वो बहुत ही अच्छे से उसमें स्ट्रेट वे बता रखा है। तो मेरे लिए यही था। ओके, तो मैम जो आप
आपके नोट्स थे बेसिकली, तो वो आपने मतलब जो मेंस का एक आंसर फ्रेमिंग का पैटर्न होता है, तो वो आपने कैसे मैनेज किया? मतलब आपने खुद से ही सब कुछ लिखा या किसी ना किसी गाइड के थ्रू हेल्प ली या किसी चीज से हेल्प ली कि आपको आंसर फ्रेमिंग आए? क्योंकि बच्चों को वो भी नहीं आती एक्चुअली, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उन्हें भी नहीं पता होता है कि मेंस में आंसर कैसे लिखने हैं। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल एंड 2D मार्क आते हैं, और इतने कम मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं समझ आता कि हमें कितना लिखना है। एलएलबी टाइम पे तो हम लिखते हैं बस, लेकिन ये यहाँ पे लिखना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी अपनी आंसर फ्रेमिंग के लिए? आंसर फ्रेमिंग के लिए जैसे मैंने गाइड्स पढ़ी थी ना, तो मुझे उससे काफी ज्यादा हेल्प मिला था, क्योंकि उसमें कैसे किसी, क्योंकि जो गाइड थी ना उसमें क्वेश्चन फॉर्म में हुआ करता था, तो क्वेश्चन फॉर्म है और उसका आंसर कैसे लिखा हुआ है, तो वो चीज से काफी हेल्प किया मुझे। फिर उसके बाद जैसे कोई अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है आपके सामने, जैसे सपोज आईपीसी की प्रॉब्लम है, तो जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो फर्स्ट यू शुड मेंशन कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किस प्रोविजन से रिलेट करती है, फिर उस प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, वी शुड मेंशन दिस। फिर अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर निकलता है, एंड फाइनली यू शुड कंक्लूड कि इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस बनता है। डायरेक्ट हम लिख देंगे अगर यस इस सेक्शन में ऑफेंस बनता है, तो वो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होता है या कॉपी चेकर जो भी है उनके माइंड में ये सेट नहीं होता। तो फर्स्टली यू शुड डिस्क्राइब प्रोविजंस। और जहां तक रही दूसरे सीपीसी एंड अदर की बात, तो आ, जैसे कि लॉ में तो हम क्या करते हैं, टू द पॉइंट इतना नहीं लिखते एलएलबी में, बट इन दिस केस हमें जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, जो उससे रिलेवेंट है सिर्फ उसी से ही लिखना है। इधर उधर का कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं लिखना है जो माइंड कॉपी चेकर को लगे कि उसका ये माइंड सेट हो जाए कि ये बंदा सिर्फ मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है एंड ही डजंट नो द एग्जैक्ट आंसर। तो वी स्टिक टू द पॉइंट, एंड जो भी प्रोविजन उस टाइम, चाहे वो सबसे पहले आप प्रोविजन के बारे में अपना आंसर लिखो, जैसे मैं सिविल पोर्शन बता रही हूँ, उसके बाद उसके रिगार्डिंग अगर कोई पॉइंट्स है तो वो लिखो, उसका कोई एक्सेप्शन है तो वो लिखो, उसका कोई एग्जाम्पल है तो वो लिखो, एंड उसके रिगार्डिंग अगर कोई जजमेंट आ रखा है लेटेस्ट या कोई भी आपके दिमाग में पुराना है या कोई लैंडमार्क जजमेंट है, देन यू शुड मेंशन इट। तो जब लैंडमार्क जजमेंट आप मेंशन कर रहे हो एंड उसके ऊपर आप अंडरलाइन कर रहे हो, तो वो सीधा एकदम से कॉपी चेक करके हाईलाइट होता है और वो उसी को देख के भी मार्क्स दे सकते हैं। ओके दैट्स मैम, माय तो पर्सनल ओपिनियन। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने जो प्रिपरेशन के लिए बुक्स यूज करी, एक बार उन बुक्स के बारे में बता दीजिए जिससे कि स्टूडेंट्स को थोड़ी हेल्प हो जाए। कौन कौन सी बुक्स सी आपने basically for civil CPC and criminal CRPC evidence, I have referred Ashok K. Jain, and for TP like I have referred Dr. TP Tripathi, एंड उसके अलावा मैंने लाइक एविडेंस के लिए बटुकलाल और रेफर किया था, एंड आई आल्सो रेफर्ड यूनिवर्सल फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ। ओके मैम। मैम, आपने सिर्फ आरजीएस ही फोकस करा या आप मल्टीपल स्टेट्स भी दिए आपने? मतलब जो बच्चे देते हैं मल्टीपल स्टेट्स, तो उनके लिए कुछ कहना कहिए आप, प्लीज बताइए कुछ कि करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए हमको। क्योंकि होता है ना कभी कभी कि हम एक फोकस लेके चलते हैं लेकिन मल्टीपल स्टेट्स के चक्कर में हमारा कोई भी स्टेट नहीं निकल पाता है। ऐसे बहुत से बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या ये फोकस हमारा डाइवर्ट होना चाहिए या फिर हमें एक ही स्टेट फोकस करना चाहिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें मल्टीपल स्टेट्स देना चाहिए। नो डाउट आपका एक टारगेट हो सकता है दैट यू शुड फोकस फॉर आरजेएस और यू शुड फोकस फॉर एनी अदर जुडिशरी चाहे वो आरजे राजस्थान की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे एमपी की हो, जुडिशरी इज जुडिशरी। तो मेरा ये मानना है कि जब आपका टारगेट नो डाउट आरजे है सर, बट उससे पहले अगर आप विद इन 1 ईयर आपने 2-3 जुडिशरीज दे दी है, लाइक कोई भी जुडिशरी दी है, क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहा है नॉर्मली सब जुडिशरी का सेम है, कुछ लोकल एक्ट्स हो सकते हैं जो डिफरेंट हो, बाकी अदर देन दैट पूरा पेपर कोर्स सिलेबस सेम होता है। तो मेरा ये मानना है कि अदर जुडिशरी के लिए फोकस करना चाहिए। रीजन बीइंग क्या है कि हमें एक तो और हम अच्छे से तैयारी कर पाते हैं,
उस ऐसा नहीं है कि हमारा टारगेट आरजेएस ही है तो हमें अदर जुडिशरी पे फोकस नहीं करना, देना एग्जाम फोकस करके ही है, ताकि क्या है हम लोगों का मे बी डेस्टिनी राजस्थान की नहीं लिखी हो और कहीं और की लिखी हो, तो इससे अच्छा है जो भी जुडिशरी दे रहे हो बट फिर फुल फोकस एंड फुल कॉन्सेंट्रेट होके फुल डेडिकेशन से आपको उसकी प्रिपरेशन करके देना चाहिए। तो मेरे लिए ये है कि दूसरी जुडिशरी देते हैं तो अगर डेस्टिनी है तो शायद वहां पे सिलेक्शन भी हो जाए, और इन केस नहीं भी होता है तो आपको पता लग जाता है कि पेपर कैसा आ रहा है, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, एंड आप जो 3 घंटे में आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, और क्या जैसे टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो, क्योंकि पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कितना आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में देना है, कितना 6 मार्क्स के क्वेश्चन में देना है, कितना आगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में देना है, क्योंकि आपने ज्यादा टाइम 3 मार्क्स में दे दिया तो आपका 10 मार्क्स का रह जाएगा। तो प्रॉपर टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, और ये हो सकता है आपका आरजेएस फोकस है तो अदर जुडिशरी से आपको ये चीज पता लग जाए। और पर्सनली एक मेरा और ओपिनियन कहना है, जैसे जो लोग भी अपियर हो रहे हैं जुडिशरी के लिए, तो कई लोगों की क्या होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, तो वो इतना उस टाइम प्रेशर में होते हैं कि ओएमआर में भी गलतियां हो जाती है। वो कभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका सेकंड में टिक हो गया या सेकंड का थर्ड में टिक हो गया। तो मेरा ये कहना है पर्सनली, अगर वो लोग जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करके जाए, और विद इन वो भी एक टाइम सेट कर ले कि मुझे 3 आवर्स में या 2 आवर्स में इतने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आते हैं जैसे प्री में 2 आवर्स में, तो मुझे 2 आवर्स में ये 100 क्वेश्चन को ओएमआर शीट पे फिल करना और सही सही करना। तो इट विल सो मच हेल्प इन व्हेन यू आर अपियरिंग इन मेंस एग्जाम, इन योर मेन एग्जाम। तो मैम, व्हाट डिड यू प्रेफर, लाइक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? आपने क्या किया था अपने प्रेपरेशंस में? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिर्फ हार्ड वर्क था, बट सेकेंड अटेम्प्ट में हार्ड वर्क तो था बट साथ में स्मार्ट वर्क भी था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मुझे तैयारी कैसे करनी। सिर्फ मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शन को अगर मैं टाइम दे रही हूँ तो वो मेरे लिए वीक बन रहा है, क्योंकि मेरा वीक पोर्शन और वीक होता जा रहा है। बट सेकेंड टाइम में मैंने अपने वीक पोर्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दी, मैंने अपने माइनर एक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली माइनर एक्स से भी बनते हैं। तो मैंने यही किया कि सेकेंड टाइम में थोड़ा स्मार्ट वर्क ज्यादा रखा। तो आई शुड प्रेफर हार्ड वर्क बट अलोंग विद दैट ऑल्सो स्मार्ट वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क करने से सक्सेस नहीं आएगी, कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, बट स्मार्ट वर्क से कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे, रिविजन बार बार हो पाएगा। ट्राई टू कंप्लीट दैट मच ऑफ टॉपिक इन 4 to 5 hours which you complete in 7 to 8 hours। तो ऐसा करने से कोर्स जल्दी होगा, रिविजन ज्यादा होगा। ओके, तो मैम बेसिकली अगर हम कहें तो मेजर एक्ट्स के साथ साथ माइनर एक्ट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जुडिशरी के एग्जाम क्रैक करने के लिए। यस। ओके, एंड मैम व्हाट अबाउट द हिंदी एंड इंग्लिश एसेज? जैसे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उन्हें जनरली हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होती है, हिंदी वाले होते हैं उन्हें इंग्लिश फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कैसे डील करना चाहिए कि हमारे एवरेज मार्किंग हो जाए और हमारी मेरिट पे भी असर न पड़े? जैसे देखो प्री में जो इंग्लिश ग्रामर का पेपर आता है, तो उस टाइम हम इस तरीके से चले कि हमारी ग्रामर एटलीस्ट थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। हम इस की जगह वॉज नहीं लिखें, वॉज की जगह इज नहीं लिखें, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस को पलट देता है। तो अगर हमारी प्री से लेके मेंस तक में थोड़ी ग्रामर सही हो जाती है तो आपका 20-30% काम वहां हो चुका है। या पुराने कोई लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको ऐसे में जरूर इंक्लूड कीजिए एंड उसको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि यू आर अपियरिंग फॉर आरजेएस, यू आर अपियरिंग फॉर जुडिशरी पर्पस, यू आर अपियरिंग फॉर अ जज। तो वहां पे आप एक नॉर्मल ऐसे लिख के आएंगे जैसे एक लेमैन लिखता है, तो इट विल नॉट गिव यू स्कोर। You have to write somewhat legal language in the essay, or you have to write some judgments in essay, you have to write current developments in essay, तो ही वो वर्थ रहेगा। अदरवाइज तो नॉर्मल स्कोर होगा। अगर ये सारा कुछ होता है तो बियॉन्ड एवरेज स्कोर यू कैन डू। ओके मैम, एंड मैम एक क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो हम एक तरफ चलते हैं, मतलब जैसे हमने जुडिशरी अपना मन बना लिया जुडिशरी का, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एलएलबी के बाद सोचते हैं कि उन्हें जुडिशरी में जाना है, और क्योंकि वो बहुत लेट प्रैक्टिस अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो एक सर्टेन टाइम तक पहुंचते पहुंचते उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को
सोचते हैं ना कि मैं शायद मेरे पास एक बैकअप प्लान होता और काश मैं एक सेकंड ऑप्शन लेके चलता अपने साथ। तो आपके अकॉर्डिंग इस लाइन में जाने के लिए कि हमारे पास कभी कोई बैकअप प्लान होना चाहिए या फिर हमें सिंगल एम पर फोकस्ड रहना चाहिए? मेरा ये मानना है जुडिशरी आपकी एक लाइफ का एक टारगेट होता है, इट इज नॉट लाइफ, ये एक उसका सिर्फ पार्ट है। अगर आप उसमें नो डाउट आप डेडिकेशन रखते हुए या आप उसमें पूरा कंसंट्रेशन रखते हुए अगर आप ऑनेस्टली प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हो पा रहा है, यू शुड गिव अगेन अटेम्प्ट्स, लाइक सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। बट ऐसा नहीं है कि आप आफ्टर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप उससे स्टिक होके रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ बैकअप प्लान जरूर रखना होता है। तो बट ये है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बाद में भी जुडिशरी छोड़े, बट साथ साथ दूसरे एग्जाम्स भी देते रहे, क्योंकि मे बी डेस्टिनी कहाँ लिखी होती है वी डोंट नो। तो जहां पे भी होगा तो आपका, क्योंकि पता नहीं होता है कि आपने आज ये एग्जाम दिया, आप सोचते हैं कि मैं बिना तैयारी एग्जाम दे रहा हूँ, पता नहीं होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, एंड मे बी उसी एग्जाम में आपको होना लिखा होता है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको अवेल करना चाहिए। जुडिशरी का टारगेट है उसको लेके चलिए, बट साथ साथ अगर आपका 2-3 अटेम्प्ट्स में, 3 अटेम्प्ट्स में नहीं हो रहा तो यू शुड फोकस ऑन अनदर एग्जाम्स ऑल्सो। क्योंकि अगर आपने इसकी प्रिपरेशन कर ली है, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर ली है, तो कोई भी एग्जाम में, चाहे लॉ एग्जाम हो, आप इजीली उसमें अपियर हो सकते हैं और इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट डिटेल स्टडी होती है जुडिशरी की। और उसके अलावा कहीं ना कहीं एज अ लॉ ऑफिसर अगर आपको जुडिशरी नहीं हो रहा तो वहां जरूर होगा। ओके मैम। एंड मैम, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रह जाता है कि लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, लोग मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, दैट पार्ट इज द इंटरव्यू पार्ट। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, एक आपका बिहेवियरल टेस्ट होता है। वो प्रेशर आप पे इंसर्ट करते हैं, तो आपको ये देखते हैं कि आप कितना उस चीज को ले पा रहे हो, प्रेशर को। तो वो उस चीज से कैसे डील करना चाहिए हमको? सबसे पहले मैं कहूंगी इंटरव्यू के पहले दिन पढ़ाई छोड़ दो, नहीं पढ़ना कुछ भी। आज तक जितना पढ़ लिया, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू के पहले दिन से पहले तक आपने जो पढ़ा सब कुछ पढ़ लिया। पहले दिन आप फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए, कूल काम, कोई पैनिक नहीं, कोई ओवरबर्डन नहीं, वरना कुछ दिमाग में, कहते हैं ना केमिकल लोचा, बहुत सारा कुछ इधर उधर 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 घूमने लग जाता है और हमारे दिमाग में जब हम बोर्ड के सामने जाते हैं सब कुछ वैनिश हो जाता है, कुछ याद नहीं आता। तो इसलिए एक दिन पहले जस्ट टेक अ ब्रेक, डोंट टच बुक्स, डोंट रीड एनीथिंग। फॉर सेकेंडली, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के टाइम पे जब बोर्ड सामने है, ग्रीट देम प्रॉपरली, कीप स्माइलिंग फेस, बी हम्बल, डोंट आर्ग्यू विद देम। एंड अगर वो क्योंकि बिकॉज इंटरव्यू में क्या होता है, दे विल चेक योर ओनली कॉन्फिडेंस, द कॉन्फिडेंस कम्स व्हेन यू आर हैविंग नॉलेज डेफिनेटली। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, बट इंटरव्यू में आपका 60% पर्सनालिटी बेस्ड ही होता है इंटरव्यू। तो हमें वहां पे ऐसा रहना है कि हम ऐसा सोच ही नहीं रहे कि सामने बोर्ड है, सामने ऑनरेबल जस्टिसेस हैं। हमें ये सोचना है सामने हमारे फ्रेंड्स है या हमारे पेरेंट्स है, तो हम उनको कैसे जवाब देते हैं, हम उनके सामने कितना काम रहते हैं, वैसे ही हमें उनके सामने रह के काम होके देना है। डोंट आर्ग्यू। एंड अगर वो आपको कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश करें तो आपको पैनिक नहीं होना है कि नहीं पता नहीं शायद मैं गलत बोल रही हूँ, वो सही बोल रहे हैं। हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो एक बार बोले सर प्रोविजन अकॉर्डिंग टू मी द प्रोविजन इज दिस, बट इन केस वो फिर से ये बोल रहे हैं कि नहीं ये है ही नहीं, तो ओके ओके सर, मे बी आई एम नॉट रिकॉलिंग, तो आई चेक। तो वहां पे ऐसा कर दो, जब कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, सपोज दे थ्रो 10 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, बट उसमें से आपको सपोज 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं या एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनको ऐसे मत करिए कि सर मुझे याद तो आ रहा था बट क्या था, ऐसा कुछ उनको कंफ्यूज करने की मिसगाइड मत कीजिए, क्योंकि इट विल लीव अ बैड इंप्रेशन ऑन देम। तो यहाँ पे ये है कि उनको सीधा सा बोलिए सर सॉरी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है,
yes sir sorry I'm unable to recall, तो they'll happy and they'll switch to next question. अदरवाइज आप उनको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको उसी क्वेश्चन में घुमाते जाएंगे, तो थोड़ा सा उससे बच के रहिए। ओके, तो मंत्रा हमारा ये कहता है कि हमें बहुत काम पोइज्ड एंड एलिगेंटली उन लोगों को फेस करना चाहिए विद अ स्माइल ऑन आवर फेसेस, एंड उनके प्रेशर पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, सिर्फ उस पे फोकस करना चाहिए जो हमें आता है। यस राइट, ओके मैम। एंड लाइक बहुत लोग नहीं कर पाते फर्स्ट टाइम में, बहुत कम बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट हो पाते हैं, ज्यादातर लोग स्ट्रगलर्स ही हैं, स्ट्रगल ही करते हैं। तो क्योंकि कई कई साल हो जाते हैं उन लोगों को स्ट्रगल करते हुए, कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन होने लगता है। तो वो एक होता है ना कि जब हम एक फेलियर चख लेते हैं कि अरे इंटरव्यू तक गए, वहां से वापस आ गए, या मेंस तक दिया, वो नहीं हो पाया हमारा, तो वो जो सेटबैक लगता है हम लोगों को, वो एक टाइम का जो हमारा डिप्रेसिव फेज हो जाता है, वो कोई बोले या ना बोले थोड़ा बहुत माइंड में आती हैं चीजें। तो उससे कोप अप कैसे करना चाहिए, वो अपने उस डिप्रेसिव फेज को कैसे सेल्फ मोटिवेशन में हमें कन्वर्ट करना हो कि हम नेक्स्ट टाइम के लिए अपना बेस्ट दे, 100 का 200% दे पाए। मैंने जैसे पहले बताया कि आरजेएस हमारा सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, आरजेएस नहीं होता है या कोई जुडिशरी एग्जाम क्रैक नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो चुकी है, मे भी इससे कुछ और बेटर आपकी लाइफ में लिखा हो। तो उससे आपको पैनिक नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप ठीक है नहीं होता है, जरूर बुरा लगता है, बट उससे ठीक है एक दो दिन में आप ओवरकम करो, आप अपना चेक करो कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की थी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे सेकंड टाइम में मैंने अपने वीक पोर्शन को ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश की थी, तो सेम केस जो दूसरे कैंडिडेट्स परस्यू कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यही कहूंगी कि अपने वीक पोर्शन को स्ट्रांग बनाओ। कभी किसी को लगता है कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा या मैं कैसे कर पाऊंगी, तो वहां पे मैं ये करूंगी कि पहले माइनर एक्स को प्रेफर कीजिए, क्योंकि माइनर एक्स अगर होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि मेरा इतना कोर्स कंप्लीट है, अगर इनमें से क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए कि हमें सिर्फ उस चीज को लेके नहीं बैठना, हमें हमारी जैसे कि सारी कमियां ढूंढनी है, और आजकल तो वैसे हम नोटबुक्स भी मंगवा सकते हैं। तो होता है हम सोचते हैं कि हमने लिखा तो बहुत अच्छा था बट हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले, बट क्योंकि हम वहां प्रेशर में होते हैं, हमें नहीं पता होता हम क्या लिख के आ गए। जब हम वो चीज रीड करते हैं तो हमें पता लगता है अरे मैंने क्या लिख दिया था। तो आप नोटबुक मंगवाइए अपनी कि आपने पिछले अटेम्प्ट्स में क्या क्या लिखा, तो उससे क्या होगा आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बेनिफिट रहेगा कि आपने और क्या अच्छा लिख सकते हो। आपकी वोकैब अच्छी नहीं है या आपने प्रोविजंस को ढंग से नहीं पढ़ा, तो काफी सारी चीजें हैं कि आपको अपना पूरा पीछे का देखते हुए, एनालिसिस करते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए, क्योंकि पेपर में हमें बराबर सबको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 घंटे, क्योंकि 3 घंटे में ही हमें क्या करना होता है, आगे सब कुछ करना होता है, 3 घंटे ही वो एग्जाम के मैटर करते हैं। उसके अदर दिन आपने जो पढ़ा है वो इतना मैटर नहीं करता। 3 घंटे में आप क्या करके आ रहे हैं इट मैटर्स। आपको सब कुछ आता है बट ब्लैंक हो गए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, जो आपने प्रिपरेशन की इट्स ऑल इन वेन। तो इससे अच्छा अपने को एग्जाम से पहले जब सेकंड टाइम के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम ओवरबर्डन कर लिया, सेकंड टाइम आप जा रहे हैं तो आप कूल रहिए, काम रहिए, आराम से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सोच के जाइए, मुझे 3 मार्क्स को कितना देना है, 6 मार्क्स को कितना देना है, प्रॉपरली उसको अटेंड कीजिए, अच्छे से प्रोविजन मेंशन कीजिए। ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे 5 पेज दे रखे तो मुझे 5 पेज भरने, ऐसा नहीं है। हमें जितना अच्छे से आता है, हमें एग्जामिनर को, कॉपी चेकर को घुमाना नहीं है, और जितना स्टिक टू द टॉपिक एंड राइट शॉर्ट एंड क्रिस्पी, तो ऐसा ही करना है। और सेकेंडली मोटिवेशन के लिए मैं ये कहूंगी जरूर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि वो थोड़ी आपकी मेमोरी को भी अच्छी करता है। तो जब मेमोरी अच्छी होगी तो पढ़ावा याद रहेगा अच्छे से, और अच्छे से आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे एग्जाम में। तो यही है कि कमियां ढूंढते हुए आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी है, छोड़ना नहीं है, और हमें नेक्स्ट टाइम में जरूर अपना गोल को अचीव करना है। Few words of hope and motivation to the students so that they can aspire more to become judicial officers. Take your parents' name while you are attempting your paper. See your parents' face. Just recall your parents' face.
डेफिनेटली जब आप उनका चेहरा देखेंगे, अपने टीचर्स जो आप पे ट्रस्ट करते हैं उनका चेहरा देखेंगे, तो आप बहुत अच्छे से मोटिवेट होंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता। तो उनका चेहरा जब आप देखेंगे तो आप जरूर अच्छे से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। बट उसके लिए आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, और लॉयल्टी जिसको कहते हैं हमें रखनी चाहिए। हमें अपने आप से ऑनेस्ट रहना है कि हमें ये पढ़ना है, हम किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें जो करना है अपने लिए करना है, अपने आप को एक सोसाइटी के बिफोर एक एग्जाम्पल की तरह रखना है। तो यही मेरा एक होप है कि ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी होप अच्छी हो जाए और डेफिनेटली हम पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर पाए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड जो आपने हमारे अपने लिए बिजी शेड्यूल से हमारे लिए निकाला। थैंक यू एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग व्हाट यू हैव अचीव्ड टुडे डिस्पाइट बीइंग लाइक सोसाइटल प्रेशर्स या फेलियर्स फेस करने के बावजूद भी आप आज वहां हैं जहां आप चाहती थी कि आप पहुंचे। एंड आई होप कि आपकी स्टोरी हम लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग रहेगी एंड बहुत सारे बच्चे इससे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड हो। थैंक यू सो मच मैम, हैव अ गुड डे। Thank you so much. Thank you SULC and Urbila ma'am for providing such a great platform to share my views and my experience with wonderful aspirants. Thank you. थैंक यू मैम।